हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। बेटा, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ रहे हैं उसके हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। कूलम्ब्स लॉ में बताने के बाद मुझे जो मैंने लास्ट में रिलेशन निकाला था वो रिलेशन ये निकाला था बेटा, देखिए कि एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। ये रिलेशन क्या है, हमें क्वेश्चन करने के काम में बहुत हेल्प करेगा। मतलब इसमें क्या दे देगा कि एयर की परमिटिविटी भी दे देगा, मीडियम की परमिटिविटी भी दे देगा और वैक्यूम का फोर्स दे देगा, आपसे मीडियम का फोर्स निकलवा लेगा। कोई भी रिलेशन आपसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे एयर की परमिटिविटी दे दी या वैक्यूम की परमिटिविटी है या मेरे पास मीडियम की मुझे परमिटिविटी दी गई है और मेरे पास यहाँ पे अगर एयर का फोर्स भी दिया गया है यानी कि वैक्यूम के अंदर लगने वाला फोर्स भी दिया गया है दो चार्ज के बीच में, और मीडियम का फोर्स निकालेंगे तो मीडियम का फोर्स एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ ए अपॉन एप्सिलॉन एम। इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी दो मीडियम की हमारे पास परमिटिविटी दे दी जाएगी और उसके बाद हमारे से पास फोर्स का रेशो पूछ ले तो एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ ए अपॉन एप्सिलॉन एम। बात क्लियर है, सारी बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस रिलेशन के बाद एक रिलेशन ये भी जानते हैं कि जो रेशो होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन दोनों को बोलते हैं के, यानी कि इनका रेशो जो होता है वो रेशो के होता है। वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि किसी भी मीडियम के लिए जो के है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम का रेशो जो है वो के इक्वल होता है और के जो होता है बेटा वो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जैसे अगर मैं के की बात एयर के लिए करने लगूं तो एयर के लिए के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर के लिए आप के की वैल्यू को 81 कंसीडर करेंगे। अगर मैं आयरन वगैरह किसी मेटल की बात करूं, आयरन ले लीजिए या कोई भी आप मेटल ले लेंगे, उसके लिए आप के इन्फिनिटी यूज़ करेंगे। कितनी यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी यूज़ करेंगे। यानी कि आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एयर के लिए के की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वाटर के लिए के की वैल्यू कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। और आयरन या मेटल के लिए के की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इन्फिनिटी होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। बस सीधा क्या नहीं, अब ये आप ये मत समझने ना जो हम के की वैल्यू रखते थे 9 इंटू 10 की पावर 9, वो नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आता है बेटा। ठीक है, ये तो क्या है, इन दोनों का रेशो है कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम का जो रेशो है, यानी कि रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1, वाटर के लिए 81 और मेटल के लिए के इज इक्वल इन्फिनिटी पर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अगर इसी चीज को आगे लेके चले तो यानी कि जो फोर्स का रेशो बन जाएगा वो फोर्स का रेशो बन जाएगा एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। यहां से सारे के सारे फॉर्मूले आपके जनरेट हो जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे एफ एम निकालना होगा तो एफ एम इज इक्वल टू कितना, एफ ए इंटू के। या मुझे वैक्यूम के अंदर लगने वाला फोर्स को फाइंड करना होगा तो एफ ए इज इक्वल टू कितना, एफ एम अपॉन के। बात क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पे बात क्लियर है। ठीक है, यानी कि यहां से कूलम्ब से रिलेटेड थोड़ी सी बात आपकी खत्म हो चुकी है। यानी कि मेन जो कूलम्ब्स लॉ के पॉइंट है वो यहाँ खत्म हो चुके हैं। अब यानी कि आपको इस सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सारे फॉर्मूले आपको देखने हैं, क्वेश्चन करने के काम में आएंगे। रेशो बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। हेडिंग है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो फोर्स के बीच में मुझे कंपैरिजन करनी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला, आप अगर मैं यहां पे बात करूं GF का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा याद रख लेना वो अट्रैक्शन की नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्शन की नेचर का होता है, उसमें कोई भी रिपल्सन का नेचर नहीं बताया जाता। जैसे आपके पास ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है। दोनों बॉलों को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, दोनों बॉल को इस तरह से कनेक्ट कर दिया और दोनों इसके बीच में r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, F इजिकल टू कितना G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो 11th क्लास में पढ़ते थे 8th चैप्टर के अंदर। यानी कि ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब सपोज करो ये m1 वाली बॉल ही अपने पास प्लस q1 का चार्ज रख रही है और ये भी प्लस q2 का चार्ज रख रही है ना, दोनों सेम चार्ज हैं। अब इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे शाबाश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों फोर्स की मुझे क्या करनी है बेटा, दोनों फोर्स की कंपैरिजन करनी है। मतलब कोई भी चार्ज बॉल सिस्टम ले लूंगा, चाहे दो इलेक्ट्रॉन ले लें, चाहे दो प्रोटॉन ले लें, चाहे दो न्यूट्रॉन ले लें, चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले लें, उनको किसी मीडियम में रखेंगे, उनको वैक्यूम में रखेंगे और दोनों पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंपैरिजन हम करेंगे। तो थोड़ी सी जैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो बस ये कंपैरिजन जो है आपको कहीं सॉल्व नहीं करना है, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 पे इसका पूरा कंक्लूजन दिया है, एक्सप्लेन दिया है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में समझा दें कि उसमें क्या कंपैरिजन कर रखी है। उसमें बेटा 3 सिचुएशन बना रखी हैं। 3 सिचुएशन क्या है कि एक बार 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन कर दिया। एक बार एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक बार एक प्रोटॉन ले लिया, तब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया, और एक बार दोनों प्रोटॉन को ले लिया तब कंपैरिजन कर दिया। ये 3 स्टेटमेंट उस एनसीईआरटी में सॉल्व किए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है बेटा, देखिए हम बोर्ड पर, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। अब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है बेटा कि यहां पर अगर मैं देखूं मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, यानी कि ये बॉल भी इलेक्ट्रॉन है और ये बॉल भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों बॉल इलेक्ट्रॉन है और दोनों को सपोज करो मैंने क्या रख दिया, d डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की बनी हुई बॉल है तो अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन मास भी तो रख रही होगी, उसका मास मैंने m1 मान लिया। ये दूसरी बॉल है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मास मैंने m2 मान लिया। क्लियर। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज नेगेटिव नेचर का होता है। दोनों आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं और मास भी है d डिस्टेंस पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की कोशिश करूं, Fg लगाने की कोशिश करूं, तो आप बनाओगे G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगाने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपका आ जाएगा K Q1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने मान लिया E1, दूसरा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E2 अपॉन d स्क्वायर। अब इन दोनों की कंपैरिजन करनी है, तो किसी भी 2 फोर्स के बीच में या किसी भी 2 क्वांटिटी के बीच में आपको या 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उनका रेशो लेना शुरू कर देते हैं। तो उनका रेशो जो लेकर के आते हैं, अगर हम देखें तो Fe अपॉन Fg, Fe अपॉन Fg इजिकल टू Fe की जगह Fe की वैल्यू रखिए K, यहां पर E1 और यहां पर E2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन यहां पे G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो मेरे शायद से ये d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये d स्क्वायर क्या है, यहां से कैंसिल हो गए। सिर्फ आपके पास जो रेशो बचा वो रेशो इस तरीके से बचा कि Fe अपॉन Fg इजिकल टू K, यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2 अपॉन यहाँ पे G m1 और m2। ये बात क्लियर है।
अब जब दोनों का, सबसे पहले मैंने यहां पे दोनों का रेशो लगा लिया, इस तरीके से दोनों का रेशो लगा लिया। मुझे इसमें क्या करना है, जो K है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहां पे K की वैल्यू कितना आने वाली है, 9 इंटू 10 की पावर 9। E1 की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। E2 का चार्ज बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप पढ़ते थे 9th क्लास में भी और 11th क्लास में भी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। M1 एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो आप जानते ही हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। M2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद जो सॉल्व करके आती है वैल्यू, वो ये आ जाती है Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर 39। बस आपको ये रेशो याद रखना है कि Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर 39। क्या बेटा यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या किया है, कंपैरिजन किया है। बात सही है। अब उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात करें, यहां पर सबसे पहले देखें स्टेटमेंट सेकंड। तो स्टेटमेंट सेकंड की बात यहां पे हम देखें तो स्टेटमेंट सेकंड में क्या होगा, अब की बार जो फोर्स लगेगा वो दोनों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, मतलब एक बॉल है जो जिसके अंदर कंसीडर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरी बॉल है जिसके अंदर कंसीडर एक प्रोटॉन है, दोनों को d डिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। कंपैरिजन इसी तरीके से चलेगा बेटा, दोनों के बीच में इसी तरीके से फोर्स लगेगा। बस इतना याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन अब की बार नेगेटिव चार्ज लेगा और प्रोटॉन अब की बार पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाने वाले हैं। किस तरह का फोर्स है, वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे आपस में। जब अट्रैक्शन का फोर्स लगाने वाले हैं तो दोनों के बीच में जब मैंने Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपैरिजन किया तो दोनों को कंपैरिजन करके आ गया 10 की पावर 39, 10 की पावर 39। इस चीज का याद रखना, यानी कि जब एक प्रोटॉन और जब एक इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन करने पे जो फोर्स का रेशियो आ जाता है वो 10 की पावर 39 आता है। आपको बस ये सीधा सीधा एक एनसीईआरटी के अंदर पूरा इसी तरह से सॉल्व करके दे रखा है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर थर्ड, अगर यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अंदर आपका थर्ड में 3 सिचुएशन आ जाएंगी फिर के, कि अब की बार बॉल है वो वापस से एक प्रोटॉन की बनी हुई है और ये वाली बॉल भी वापस से एक प्रोटॉन की बनी हुई है। दोनों अब भी मैंने कितने डिस्टेंस पे रख दी, अब भी मैंने d डिस्टेंस पे रख चुका हूं दोनों बॉलों को। और जब दोनों बॉलों को मैं दोनों बॉल्स को d डिस्टेंस पे रख चुका हूं, इसका मतलब ध्यान से देखना, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की नेचर के हों, वो रिपल्सन की नेचर के होंगे, सॉरी फॉर दैट। क्यों दोनों पॉजिटिव है, दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही हमारे रिपल्सिव नेचर के होंगे, यानी कि ये भी दूर की तरफ फोर्स इधर लगाएगा, ये भी फोर्स की दूर की तरफ इस तरह से। और दोनों का जब हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe अपॉन Fg की कंपैरिजन करते हैं तो आ जाता है 10 की पावर 36। कितना आ जाता है, 10 की पावर 36 आ जाता है। यहां तक ये आपका देखो, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया तो यहां पे कंप्लीट करके आ गया, जो आपका यहां पे आ गया सॉल्व करके आ गया, दोनों का रेशियो 10 की पावर 43। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 10 की पावर 39, और जैसे ही मैंने दोनों प्रोटॉन को लिया तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन 10 की पावर 36। और इनकी कोई ऐसा यूनिट तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों फोर्स हैं, और दोनों फोर्स की ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है। अब न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो कैसी हो गई, विदाउट यूनिट लाइन, यानी कि इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती। तो बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ से पहले तक का जो कूलॉम्स लॉ है उसकी एप्लीकेशंस में खत्म कर चुका हूं, वो आपकी फिनिश हो चुकी है। ये पूरा एक आपका जो कंपैरिजन किया जाता है, पूरा बताया जाता है, ये है आपका
कूलम्ब्स लॉ। और अब जस्ट इसके बाद आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम इसी की एप्लीकेशंस यानी कि न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। आज न्यूमेरिकल सीरीज होगी, ठीक है। अब तक जितना भी पढ़ा दिया गया है स्टार्टिंग से लेक्चर में और ज़्यादातर कूलम्ब्स लॉ से मैं न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो जस्ट इसे नोट डाउन कीजिएगा बेटा। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज, यानी कि अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ की बेसिक एप्लीकेशन सारी समझ चुके थे। कहाँ पे मीडियम में कैसे कैसे फोर्स लगाना है, मीडियम में आपको के की वैल्यू क्या रखनी है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या रखनी है। अब इसी के बेस पर स्टडी करते हैं आगे चल के न्यूमेरिकल सीरीज, यानी कि अब हमें बहुत अच्छे इसमें न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है बेटा। एक एक क्वेश्चन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स के क्वेश्चन की सबसे पहले यही बात है कि बच्चे फिजिक्स से ही डरते हैं और फिजिक्स सॉल्व नहीं होती। बहुत आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स एक समझने का सब्जेक्ट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको रीड करो और उसमें इवैल्यूएट करो कि क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है और क्या आपसे पूछा है। आधा क्वेश्चन या मैक्सिमम 60 से 70% लैंग्वेज से सॉल्व हो जाता है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है, द मिनिमम, द वैल्यू ऑफ मिनिमम, the value of minimum force required, the value of minimum force required, the value of minimum force required when the two charge body, when the two charge body separated 1 meter distance, separated 1 meter distance in vacuum। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ पर। मतलब जो कोई भी हमारी दो चार्ज बॉडी है वो किसी वैक्यूम के अंदर और 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट कर दी जाए, रख दी जाए अलग अलग, तो बताइए वहां पर उस पर लगने वाले फोर्स की मिनिमम वैल्यू की क्या रिक्वायर्ड होगी, वहां पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, चार्ज बॉडी है। आपको चार्ज नहीं बताया, बस आपसे बताया गया चार्ज बॉडी है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चार्ज बॉडी में कितना चार्ज हम कंसीडर करें। कहीं भी अगर आपको चार्ज की वैल्यू ना बताई जाए तो आपको मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को लेकर के चलना है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि यहां पर एक हमारे पास ये चार्ज बॉडी है और हमारे पास ये चार्ज बॉडी है। दोनों को इस वाली बॉडी के फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के सेंटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिए जाते हैं। 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अब की बार ये चार्ज कितना है Q1 और मैंने मान लिया इस वाले पे चार्ज है Q2। अब ये Q1 है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये Q2 जो है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब वैक्यूम में रखा है, ये वैक्यूम है बेटा, अभी मैंने किसी मीडियम में नहीं रखा ना, मुझसे मीडियम की बात की गई। तो बताइए इस वैक्यूम में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्स की वैल्यू तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाल सकते हैं। कूलम्ब फोर्स F = K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस R² मैंने मान लिया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। F = K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ है। Q1 जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब और Q2 जो है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब और बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ F = यहाँ पे अगर मैं 9 × 1.6 × 10⁻9, अब ये 10⁻19 10⁻19 तो 10⁻38 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा
1, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, बस सीधा सीधा अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स निकल के आता है, अगर 16 की 16 में करते हैं, अगर पॉइंट नहीं होता और 16 की 16 में करते तो आ जाता 256, 16 इंटू 16 256 होता है। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 2.56, 2.56 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -38, देन 10 की पावर -29। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत आसान है। f इजिकल टू 9 6 54, 5 कैरी, 9 5 45, 55, उसके बाद 9 2 18 यानी कि 23.04, 23.04 इंटू 10 की पावर -29, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2.304 इंटू 10 की पावर -28 न्यूटन। यानी कि ये जो चार्ज बॉल हैं जब इन्हें हम वैक्यूम में रख देंगे 1 मीटर के डिस्टेंस पे तो ये कितना 2.304 इंटू 10 की पावर -28 न्यूटन का फोर्स फील करेगा। यानी कि वैक्यूम के अंदर इतना फोर्स लगेगा। क्लियर है ना? वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लगेगा वो आपका इतना फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। क्वेश्चन में क्या कहेगा बेटा? क्वेश्चन में बताएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस d इज f. What distance apart should they be kept in the same medium so that the force is them is f/3. तो यानी कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charges body is f when separated at d distance. when separated at d distance मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में जो F फोर्स लगता है उनको d डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया है। सडनली the system put in a medium force f/3 what would be separated distance in medium. क्वेश्चन बहुत आसान है, लैंग्वेज समझ के डरना मत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास वैक्यूम के अंदर दो चार्ज बॉडी बेटा रखी हुई हैं। वैक्यूम के अंदर दो चार्ज बॉडी हैं। सपोज करो इस एक बॉडी ये है ए, एक बॉडी है बी। दोनों सपोज करो मैंने डी डिस्टेंस पे रखी हैं वैक्यूम के अंदर, तो डी डिस्टेंस पे रखने पर ये एफ फोर्स फील करती हैं। जब मैं इनको मीडियम में रख देता हूं जाकर के, तो मीडियम में रखने पर क्या हो रहा है? मीडियम में रखने पर तुरंत ये फोर्स जो फील कर रही हैं वो f/3 फोर्स फील कर रही हैं। तो बताइए वहां पे दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने में देखना कि आपको जो चार्ज बॉडी दी गई है और जो आप एफ फोर्स फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं आप वैक्यूम के अंदर। तो सबसे पहले इन वैक्यूम की बात करें, यानी कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए आप वैक्यूम की बात करेंगे। वैक्यूम में फर्स्ट बॉल तो मेरे पास ये रही भाई, और सेकंड बॉल आपके पास ये रही। एक फर्स्ट बॉल है और एक सेकंड बॉल है, दोनों को आपने इस डिस्टेंस पे कंसीडर कर दिया। ठीक, सपोज करो फर्स्ट बॉल पे प्लस Q1 चार्ज है और इस पे प्लस Q2 चार्ज है, और दोनों के दोनों मैंने कितने डिस्टेंस पे रख दिए? D डिस्टेंस पर रख दिए। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, डी डिस्टेंस पर रख दिया, बता रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज एफ व्हेन सेपरेटेड एट डी डिस्टेंस। मतलब जब वैक्यूम के अंदर दो चार्ज बॉडी को मैं डी डिस्टेंस पे रखता हूं तो ये कितना फोर्स फील करते हैं, ये फोर्स फील कर रहे हैं एफ। यानी कि इसका जो F1 मैंने वैक्यूम के अंदर मान लिया, FA इज इक्वल टू वो F मान लिया, बिल्कुल सही। अब इसी सिचुएशन को मैं मीडियम के अंदर रख दूं, यानी कि ये चार्ज बॉल सिस्टम अब भी फर्स्ट बॉल है और ये भी अब भी मेरी सेकंड बॉल है, और दोनों के बीच में सपोज करो इस वाले पे अब भी Q1 चार्ज रहेगा और इस वाली बॉल पे अब भी Q2 चार्ज रहेगा। तो वो कह रहा है कि जैसे ही मैं इसको मीडियम के अंदर पुट करता हूं तो मीडियम के अंदर पुट करने पे जो फोर्स फील करता है Fm, वो फोर्स फील करता है F/3, F/3। तो बताइए जब ये F/3 फोर्स फील कर रहा है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो सपोज करो मैंने मान लिया दोनों के बीच में डिस्टेंस R होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस R होना चाहिए। तो मुझे ये R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ऐसा कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको देखना है। आप सबसे पहले एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर फोर्स निकालिए और मीडियम के अंदर फोर्स निकालिए। तो मैं सबसे पहले एयर के अंदर फोर्स निकालता हूं। FA इज इक्वल टू आपको पता है K Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस हो गई d स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, d स्क्वायर। बात क्लियर है। इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही फोर्स मैं किसी मीडियम के अंदर लगा रहा हूं, तो मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स Fm इज इक्वल टू K Q1, चार्ज तो अब भी उतना ही रहेगा पर मैंने अब की बार डिस्टेंस को मान लिया था R, यानी कि R स्क्वायर इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को कंपैरिजन करा। अब मैंने अभी बताया कि जब किसी भी चीज को हम इनमें से कोई भी वैल्यू एवेल्यूएट करते हैं तो उसके कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन का मतलब उसे डिवाइडेशन फॉर्म में लाना होगा। तो यानी कि इसका मतलब यहां पे अगर मैं देखूं FA अपॉन FM इज इक्वल टू, यहां पे आ गया K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K से K कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, तो R स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और D स्क्वायर अपने इस वाली पोजीशन पे रहेगा। तो यहां पे आ जाएगा बेटा FA अपॉन FM, FA अपॉन FM R स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। शाबाश। अब FA जो है, ध्यान से समझना, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, FA जो है एयर के अंदर लगने वाला फोर्स वो कितना है बेटा, F। तो यहां मैं वैल्यू F रखूंगा। FM कितना है, F/3 है, FM आपका F/3 हो गया, R स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं, इधर करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन तो आपने नोट किया होगा। तो देखिए फटाफट, आपने देखा अब ये वाला 3 तो यहां पे चला जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 3F अपॉन F इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। तो बेटा F से F कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 3D स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो बेटा अंडर रूट में जाएगा, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 3D, D का स्क्वायर इसके रूट स्क्वायर से कट जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी बेटा आ गई, R इज इक्वल टू अंडर रूट 3D। यानी कि इसका मतलब जो मैं मीडियम में अंदर पूरा चार्ज का सेट रख रहा था और वो F/3 का फोर्स फील कर रहा था, तो वो डिस्टेंस जो मिनिमम हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी वो चाहिए थे R इज इक्वल टू अंडर रूट 3D। ये तो न्यूमेरिकल एक बोर्ड क्लासेस में इस तरह से सॉल्व करना है। अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम, ऐसे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली क्वेश्चन पहले होते थे, वैसे नीट जेई में काम आते हैं, तो सब अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है फटाफट। इसमें जो है इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आपको ये कुछ लगाना ही नहीं है, आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो डिस्टेंस और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं इसी रिलेशन को ओपन करता हूं तो ये निकल के आता है F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब F1 जो है वो मैंने एयर वाला फोर्स मान लिया, एयर वाला FA/F2 मैंने मीडियम का फोर्स मान लिया, R2 मैंने मीडियम की डिस्टेंस मान ली, R2/R1 जो है मैंने एयर की डिस्टेंस मान ली, यानी कि इसको RM मान लिया और इसको मैंने AR का स्क्वायर मान लिया।
ठीक है, सीधा सा शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा। तो एफ ए की जगह मैं जरा एफ लगा दूंगा। एफ एम जो है, एफ एम मेरा एफ बाई थ्री है, एफ बाई थ्री है, और आर एम मुझे जो है कितना, मैंने डी इसका जो मैंने आर मान लिया और इसको मैंने डी यानी कि आर स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है, वही देखो फटाफट कितना चला गया, आप देख रहे होगे, वही 3f अपॉन एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एफ से एफ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा तो वापस से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3d स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3d। तो देखो फटाफट 2 मिनट में सॉल्व करने का तरीका शॉर्ट ट्रिक से। ये तो आपको जो बोर्ड क्लास में आपको 12th में सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर, वो इस मेथड से सॉल्व करना है, आपको 2 मार्क्स तभी मिलेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो सीधा आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों का F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। मतलब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जब मैं मीडियम में इस चार्ज सिस्टम को रखूंगा तो चार्ज सिस्टम के रखने के बीच में जो डिस्टेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, अंडर रूट 3d। क्लियर? इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिएगा। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल सीरीज का 3rd क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले, सिंगल अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय 92 यूरेनियम 238 इफ अल्फा पार्टिकल आर सिचुएटेड एट 9 into 10 की पावर -15 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, हाउ मच फोर्स डन एट द अल्फा पार्टिकल। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक क्या है, रदरफोर्ड एलिमेंट है। रदरफोर्ड एलिमेंट जिसमें अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसमें अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है। तो मेरे पास कोई भी सिंगल अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, निकलता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 92 यूरेनियम 238। तो इसका मतलब रिएक्शन देखूं, मेरे पास 92 यूरेनियम 238 है और ये अपने पास से एक अल्फा पार्टिकल को निकाल रहा है। एक सिंगल अल्फा पार्टिकल को निकालेगा, तो सिंगल अल्फा पार्टिकल को निकालने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन बचती है वो बनेगा 92 टू थोरियम 234, यानी कि 234 92 थोरियम यानी कि 90 थोरियम 234, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आपका बाहर निकल चुका है। मतलब ये एक रेडियो एक्टिविटी डीके की रिएक्शन है, यानी कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन है कि मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 92 यूरेनियम 238। अगर उससे मैं एक अल्फा पार्टिकल निकाल दूं तो अल्फा पार्टिकल निकालने से यहाँ पे जो बनता है वो बनता है 90 थोरियम 234 और एक अल्फा पार्टिकल बाहर हो जाता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल बेटा निकला है, ये क्या करता है, इसके सेंटर से, थोरियम के सेंटर से 9 into 10 की पावर -15 मीटर के डिस्टेंस पर है। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे मैंने रख दिया 90 थोरियम 234 और इससे कुछ डिस्टेंस पे सपोज करो इसका सेंटर ये है और यहां पे मैंने रख दिया अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 90 थोरियम से 9 into 10 की पावर -15 मीटर, 9 into 10 की पावर -15 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जब इन दोनों के बीच पे रखा हुआ है तो बताइए कि ये अब आपस में अल्फा पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सीधी सी बात है, अब तो 2 चार्ज पार्टिकल मिल गए, एक 90 थोरियम 234 और एक अल्फा पार्टिकल। तो सीधा इसमें जो फोर्स लगेगा वो कूलाम फोर्स F = K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R²। क्लियर? अब इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको एक तो थोरियम का चार्ज निकालना पड़ेगा और एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकालना पड़ेगा। तो थोरियम का तो चार्ज पता है कि अगर मैं इसमें देखूं कि मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 90 थोरियम 234, तो सीधा बात है इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 90 प्रोटॉन है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 90 है, तो इसके पास चार्ज भी कितना आ गया, 90। यानी कि इसके पास चार्ज भी, यानी कि Q1 = कितना आ गया, 90 प्रोटॉन है, यानी कि 90 E के इक्वल। सही बात है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल तुम्हें पता है कि अल्फा पार्टिकल है द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, यानी कि हीलियम एटम जानते 2He4, यानी कि जो हीलियम अल्फा पार्टिकल जो होता है वो एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है और हीलियम का न्यूक्लियस है 2He4। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं,
दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास चार्ज कितना हो गया होगा 2e के इक्वल। मतलब मुझे Q1 Q2 की वैल्यू पता चल गई। अगर आपके पास ऐसे भी एलिमेंट दे रखे हैं तो ये केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है 11th का, आप चार्ज निकाल सकते हैं कि जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उस पर उतना ही चार्ज होता है। अब इसके पास देखो, मैंने देखा कि जब इसने 92 ने एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया तो इसके पास 90 बचा, तो इसका मतलब इसके पास 90 इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज Q इजिकल टू Ne से तो 90 आ गया। उसके बाद अल्फा की बात करूं तो अल्फा एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी कि 2He4, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो Q इजिकल टू Ne से लगाऊं तो 2e। तो एक पे यानी कि थोरियम पे जो आ गया मेरा 90e चार्ज आ गया और अल्फा पार्टिकल पे 2e चार्ज आ गया। बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो F इजिकल टू मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा 9 इंटू 10 की पावर 9, तो K की वैल्यू रखूंगा। Q1 जो है मैं थोरियम का चार्ज है, थोरियम का चार्ज है 90e। कोई से बच्चे को, अगर किसी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा 90 कहाँ से आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। 90 तो बेटा उसके पास इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 है, मुझे निकालना है चार्ज, तो Q इजिकल टू Ne से N इंटू ई, एन है 90e। ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में। तो यानी कि इसमें कितना हो गया 90e इंटू 2e। बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, बीच की डिस्टेंस है 9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फोर्स, अगर मैं लगाऊं कि 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ पे सीधा मैं करूंगा 90 इंटू करूंगा 2, इधर मैं करूंगा e का स्क्वायर, क्यों e इंटू ई का स्क्वायर अपॉन, बिल्कुल सही बात है कि 9 इसका भी स्क्वायर करूंगा 9 इंटू 9, 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 तो 10 की पावर -30, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। एक 9 से एक 9 चला जाएगा बेटा। क्लियर। और एक 9 से 90 10 बार चला जाएगा। तो आज सोल्व करना अब आसान हो जाएगा, सोल्व करना आसान हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले F इजिकल टू, यहाँ पे पावर है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, इधर है मेरे पास 10 है, इधर मेरे पास 2 है। अब मैं E की वैल्यू रखता हूँ, E की वैल्यू 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 तो 10 की पावर -38। मतलब अगर आप इसे नहीं रखना चाहें, कंफ्यूज हो जाएं, तो अलग अलग E की वैल्यू रख सकते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और यहाँ पे मेरा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर। और नीचे जो पावर आ गई वो आ गई 10 की पावर -30, 10 की पावर -30। क्लियर। तो अगर हम सॉल्व करके देखें तो 10 की पावर 9 को ऐसे ही रखेंगे और इस वाली 10 की पावर को क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। 2 को ऐसे ही रखेंगे, 16 का 16 में करेंगे, 16 की 16 में करेंगे, 256 आता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2.56, देन 10 की पावर -38। अब ये पावर माइनस में है, ऊपर जाएगी तो प्लस में 10 की पावर 30 होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पावर को एक तरफ ले लेते हैं, तो नंबर आ गया 2.56, ठीक है, इंटू 10 की पावर -38, और यहाँ 10 की पावर 10 और 10 की पावर 30, तो 10 की पावर 40, 10 की पावर 40 हो जाएगा, और इधर बचेगा 10 की पावर -38। बिल्कुल। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 5.12 इंटू 10 की पावर 2, तो F इजिकल टू मेरे पास आ गया 512 न्यूटन। मतलब अब यानी कि जो हमारा 90 थोरियम है वो अल्फा पार्टिकल पे 512 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कुछ बात समझ में आई। यानी कि ये जो 90 थोरियम है जिसने 92 यूरेनियम अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, तो ये जो बनने वाला 90 थोरियम है ये अल्फा पार्टिकल पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा बेटा, 512 न्यूटन का, यानी कि 512 न्यूटन का फोर्स पे लगाया जाएगा। ये था आपका न्यूमेरिकल सीरीज का थर्ड क्वेश्चन जो कूलाम फोर्स पे बेस्ड था। समझ में आया। आपको पता चल गया कि हमें जो कूलाम फॉर्मूला है वो हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। क्लियर। अब हम न्यूमेरिकल सीरीज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड। और भी अच्छे ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, डायमेंशन भी आपसे पूछ ली जाती है। क्वेश्चन की वैरायटीज़ तो बहुत हैं। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले के की डायमेंशन पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट पूछ सकता है, के की एसआई यूनिट, 4 वैरायटी। कूलम्ब्स लॉ पे फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन वैल्यू पुट करके दे सकता है, ठीक है। ऊपर से फोर्स का रेशो भी दे सकता है। फोर्स के रेशो के लिए 2 फॉर्मूले मैंने बता दिए कि आपको ये रिलेशन F इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब इसका रिलेशन F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर, कि ये वाला रिलेशन जो है वो ये वाला रिलेशन काम का है। इनसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व होते हैं। कुछ रिलेशन मैंने बताए थे, एफ ए इज इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू के। ये सारे रिलेशन आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, मतलब कूलम्ब्स लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, एक एक करके अप्लाई करते हैं। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन है बहुत अच्छा। उसने ये बोला कि एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, गिवन वन एग्जांपल। ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछे, क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पुट किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। गिवन एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से मुझे बताइए, कोई एग्जाम्पल इसका बताइए। देखो, इसका रीज़न सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पास 2 नेचर होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद 2 नेचर होती हैं। एक तो वो रिपल्सिव नेचर का होता है, वो रिपल्सिव नेचर का भी होता है, और साथ में अगर मैं बात करूं वो अट्रैक्शन नेचर का भी होता है, यानी कि उसकी नेचर अट्रैक्शन की भी होती है, रिपल्सिव की भी होती है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं किसी भी ग्रेविटेशनल की बात करूं तो ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सिर्फ एक ही नेचर का होता है, अट्रैक्शन नेचर का, यानी कि ग्रेविटेशनल के बाद सिर्फ आपका अट्रैक्शन नेचर मिलने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यानी कि आपको पता है कि किसी भी चार्ज सिस्टम के बीच में, किसी भी बॉल के सिस्टम में रिपल्सिव नेचर का फोर्स जो है अट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ग्रेविटेशनल के पास तो कोई भी रिपल्सन नेचर है ही नहीं, बस सिर्फ क्या नेचर है उसके पास, अट्रैक्शन। जबकि इलेक्ट्रोस्टैट के पास रिपल्सिव नेचर भी है और अट्रैक्शन नेचर भी है, और रिपल्सिव फोर्स जो है वो अट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है। इसी वजह से एक रीजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर मैं एफ ई की बात करूं, एफ ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। रीजन क्या है? रीजन है और भी एक, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखो, आपने किसी भी अर्थ पे पेपर रखा, ये कोई आपका ब्लैंक पेपर है, और यहां पर जो है ये आपने कोई भी ब्लैंक पेपर रख दिया इस तरीके से, और इस ब्लैंक पेपर रख दिया, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्थ पे रखा हुआ है, और मैं इसके पास क्या लेके आता हूं, कोई भी एक, सबसे पहले कंघी लेके आता हूं, ड्राई कॉम्ब, इस तरह से। ये कोई भी ड्राई कॉम्ब है। अब इसको क्या लेके आता हूं, अपने सूखे बालों से करने के बाद, जब ड्राई हेयर के अंदर करा, कॉम्ब को लेके आया,
तो जैसे ही मैं इस कोम्ब को ड्राई पेपर के पास यानी कि इस ब्लैंक पेपर के पास लेकर के आता हूं तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि कोम्ब जो है इस वाले ब्लैंक पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा नीचे की लगे रखता है। 9.8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, जी की वैल्यू नीचे है, यानी कि लगने वाला ग्रेविटेशनल टुवर्ड द अर्थ, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो टुवर्ड द अर्थ लगता है। ठीक है, जबकि मैंने देखा कि ये जो कोम्ब है क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिस सिचुएशन में अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये हाथ है, ये हाथ पे रखा है, मैं कोम्ब लेके आया और इसने कोम्ब ने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ ले जाने की शुरुआत कर दी। तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल ड्यू टू वैल्यू ऑफ जी 9.8, उसकी वजह से नीचे भी तो फोर्स लग रहा होगा, F बराबर mg, क्योंकि पेपर का कोई ना कोई मास है और उसकी मास की वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। तो वहां पे जो फोर्स लग रहा होगा Fg इजिकल टू लग रहा होगा mg। तो ये mg लगने के बाद भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, mg लगने के बाद भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, उठ जाता है, चीज उठ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो पेपर को बार बार उठा ले रहा है। ऐसी मैग्नेट, एक मैग्नेट है और आपने एक मैग्नेट जमीन को रख दिया, तो जब वो दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करके चीजों को उठा लेता है मैग्नेट फोर्स, तब भी तो नीचे की तरफ जमीन की तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फिर वो क्यों नहीं रुक पाता, वो उठ क्यों जाता है, वो अट्रैक्ट हो क्यों जाता है दूसरी मैग्नेट की तरफ? क्योंकि जो मैग्नेट फोर्स है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो पेपर भी क्या हो जाता है, उठ जाता है। ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन ये इसमें है। ये आपका न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले अब हम न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 पॉइंट चार्ज हैविंग इक्वल चार्ज separated by 1 meter distance experience a force 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? जिसके लिए K दे रखा है, 80 दे रखा है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है और 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए जाते हैं। मतलब सपोज करो मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, और दोनों को सपोज करो इस पे भी मैंने Q1 चार्ज ले लिया और इस पे भी मेरा Q2 चार्ज आ गया, और दोनों के बीच में जो है मेरे पास वो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 1 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। एक दूसरे के पास 1 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो वो वहाँ पे फोर्स फील करते हैं, एफ ए मान लो या एफ वैक्यूम का मान लो, वो आपका आएगा 8 न्यूटन का। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मीडियम में रखूं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, यानी कि इसका मतलब वाटर, मैंने अब इसके अंदर क्या लिया, एक बीकर है और बीकर के अंदर क्या कर दिया, वाटर को फिल। अब सपोज करो इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो वाटर फिल कर दिया, और वाटर फिल करने पे ये रही इसकी बॉल और ये रही इसकी बॉल, यानी कि इस पे कितना है, यहाँ पे प्लस का Q1 चार्ज है और यहाँ पे इसका प्लस का Q2 चार्ज है, और जिसमें ये है 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब भी डिस्टेंस वही है, बस इस वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक है, इस वाटर का जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक है वो K कितना है, 80 है। तो बताइए अब ये सिस्टम कितना फोर्स फील करेगा। मैंने सपोज करो ये मीडियम है तो मैंने लगने वाला फोर्स मैंने मान लिया Fm। तो इसका तो सिंपलीफाई है, लास्ट हमने रिलेशन पढ़ा ही था। लास्ट रिलेशन पढ़ा क्या था, आपने देखा था कि एप्सिलॉन m Fm अपॉन Fa इज इक्वल टू, यहाँ पे निकल के आया था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m, और इन दोनों की जगह हम एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यूज करते थे K, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K यूज करते थे। इसका मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ Fm अपॉन Fa इज इक्वल टू, मैं K की बात करूँगा, बिल्कुल सही बात। मुझे क्या निकालना है, सपोज करो मुझे जो है Fm निकालना है, मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स, यानी कि Fa कितना है भाई, Fa जो है आपका 8 न्यूटन का फोर्स है,
और यहाँ पे K कितना है आपका वाटर के लिए 80 है। तो आप FM निकालोगे तो FM निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, FM इज इक्वल टू 8 इंटू 80 यानी कि 8 8 जा 64, यानी कि यहाँ पे 64 यानी कि 640 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यानी कि इस सिस्टम को अगर मैं वाटर के अंदर पुट कर देता हूं तो वहां पे कितने न्यूटन का फोर्स लगने वाला है? 640 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपको कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बताया जाएगा। उसमें वेक्टर फॉर्म हमें डिस्क्राइब करना है, पूरा ड्राइव करना है, वो डेरिवेशन है। और उसके बाद भी चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल सीरीज हमारी क्वेश्चन नंबर 5 से ही आगे स्टार्ट होगी। अब तो डेली न्यूमेरिकल सीरीज होना है, मतलब लेक्चर के हर क्लास के आधे लास्ट के 15 मिनट आपको न्यूमेरिकल सीरीज करानी है। जैसे आज की न्यूमेरिकल सीरीज में बेसिकली 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इससे आगे की थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज को बोलेंगे न्यूमेरिकल सीरीज। मतलब न्यूमेरिकल सीरीज जो है वो हर लेक्चर में मिलने वाली है। आप हर लेक्चर के अंदर, हर लेक्चर के बाद जो आपका टॉपिक है, जो ड्राइव हो जाएगा, जो हमें क्लासीफाई करना है, उसके करने के बाद हम 5-15 मिनट जो है न्यूमेरिकल सीरीज को सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि मीडियम के अंदर कितना फोर्स लगा? 640 न्यूटन का लगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू आज की क्लास के लिए।